नमस्कार महारथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। वो है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की जो पोस्ट आई है जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपने अब तक इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको बांट सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया, सीसीआई में जो जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकली है इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक चीज अच्छे से। और सबसे पहले जानेंगे कि इस एग्जाम के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या आपके लिए सही रहेगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट से। तो आपको पता है कि 24 से यानी 24 जुलाई से जो है वो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और लास्ट जो है वो 13 अगस्त है। एग्जाम की बात करें तो प्रोबेबली ये एग्जाम जो है वो सितंबर में कंडक्ट कराया जा सकता है। ये आप अभी मानकर चलिए सितंबर के आसपास में एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर मांगा गया है। अब वो चाहे किसी प्राइवेट कॉलेज से हो, आईसीआर रिकॉग्नाइज से हो, कहीं से भी हो, डजेंट मैटर। 50% से ज्यादा मार्क्स आपका होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो। 45% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो आपका 45% से ज्यादा मार्क्स होना चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर बोला गया है तो यहाँ पर ऐसा इक्विवेलेंट वर्ड मेंशन नहीं किया गया है, तो फिर किसी और डिग्री के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल है। अब आइए एज लिमिट की बात कर ले तो यूआर की अनरिजर्व की जो एज लिमिट है वो 30 ईयर्स है, ओबीसी की 33 ईयर्स है और एससी एसटी की 35 ईयर्स है। वैसे ही पीडब्ल्यूडी जो कैंडिडेट्स हैं उनके 40 ईयर्स एज लिमिट है। बाकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 18 ईयर्स है। वैकेंसी की बात करें तो टोटल 81 वैकेंसी है आपके। बाकी आगे बढ़ते हैं और एप्लीकेशन फीस जो सबसे बड़ा फैक्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एप्लीकेशन फीस। इस वजह से इस एग्जाम में जो है कंपटीशन थोड़ा सा कम रहने वाला है, क्योंकि एप्लीकेशन फीस के लिए तो जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी तीनों के लिए 1500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। ये थोड़ा सा स्टूडेंट के लिए ज्यादा है, किसी एग्जाम के लिए 1500 रुपीज देना, जहां पर वैकेंसी लगभग 81 के आसपास और 1500 फीस हो तो थोड़ा सा बहुत सारे बच्चे यहाँ पे संकोच करेंगे इस एग्जाम का फॉर्म भरने से। लेकिन एससी एसटी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपीज यहाँ पर रखा गया है। विमेन कैंडिडेट भी जो है वो इसी कैटेगरी में आ जाएंगे, आपको भी 1500 रुपीज ही देना पड़ेगा। बाकी हम बात करें एग्जामिनेशन सिटी सेंटर की, ये भी थोड़े से कम है। मुंबई, नवी मुंबई है, हैदराबाद है, दिल्ली है, चेन्नई, लखनऊ, चंडीगढ़, पटना, जयपुर, अहमदाबाद, बेंगलुरु और कोलकाता। ये 11 एग्जाम सेंटर्स आपके बनाए जाएंगे। इन शहरों में आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। पेपर की अगर बात करें तो पेपर जो है ना, ये देख के आपका दिल खुश हो जाएगा। इसमें है कि सिलेबस काफी लिमिटेड है। एक तो सिलेबस इन्होंने डिफाइन कर दिया है हर चीज को, बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है। इनफैक्ट एग्जाम का लेवल भी जो होगा वो आप देखेंगे, जो जनरली आप एएफओ एग्जाम में जो आप लेवल देखते हैं उससे कहीं कम होगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो आप एफसीआई का लेवल अगर आपको याद हो, जो एफसीआई का लेवल था ना, वही लेवल आपको यहाँ पर भी दिखाई देगा। क्योंकि पोस्ट का नाम एक बार फिर से पढ़ लें, जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। ये जो पोस्ट है ये आप सीनियर क्लर्क वाले पोस्ट से आप इक्विवेलेंट मान सकते हैं, यानी ये असिस्टेंट की पोस्ट इक्विवेलेंट आप इसको मान सकते हैं। बेसिकली असिस्टेंट की जो पोस्ट होती है ना, उसके इक्विवेलेंट आप मान सकते हैं। एफसीआई में जो असिस्टेंट ग्रेड 3 होता है, सेम वही उसी का इक्विवेलेंट पोस्ट है आपका जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव। कहां पर? सीसीआई में, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस में क्या है। तो आपको पता है कि 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 60 क्वेश्चन जो होंगे वो एग्रीकल्चर वाले होंगे और बाकी के 60 क्वेश्चन जो है वो आपके नॉन एग्री वाले पोर्शन होंगे। ठीक है, पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ग्रामर होता है, बेसिकल, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रेहेंशन, सिनोनिम, जंबल सेंटेंसेस वगैरह वगैरह, ये सब चीजें वो आपसे पूछेंगे। बाकी अगर हम बात करें रीजनिंग की तो इसमें सिलोजिज्म, कोड एंड इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, डेटा सफिशिएंसी, कंपाइलेशन, पजल्स, पैटर्न कंप्लीशन, ये सब चीजें आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्वांट की अगर बात करें तो क्वांट में आपका रेशियो, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब चीजें आपसे पूछे जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे से समझिएगा बात को कि पेपर जो है वो आपका आईबीपीएस की तरह देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज को कान खोल के
अभी से दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। पेपर आपका आईबीपीएस के जैसा देखने को नहीं मिलेगा, पेपर से काफी इजी लेवल का होगा। जो पुराना एफसीआई पैटर्न आता था वैसा पेपर आपको यहां पर सीसीआई का पेपर देखने को मिलेगा। गांठ बांध लीजिए, नोट करके ले लीजिए, यही होगा, ठीक है। आप सिलेबस को थोड़ा ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इस सिलेबस में आपको एसएससी वाला हिंट देखने को मिलेगा, आईबीपीएस वाला हिंट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। बहुत सारे बच्चे होंगे जो आईबीपीएस के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी को उस डायरेक्शन में करना चाहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए, आप अगर यूनिट 2 रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पर जो भी टॉपिक आपको दिए हुए हैं इसमें अगर आप इसको मैच करो, कंपेयर करो तो ये एसएससी से ज्यादा मिलता जुलता आपको दिखेगा। क्वांट के जो टॉपिक दिए हुए हैं इसको भी मैच करिए, एसएससी से ज्यादा मिलता जुलता दिखेगा। जनरल इंग्लिश के टॉपिक मैच करिए, ये भी वैसे ही आपको मिलता जुलता दिखेगा। तो अगर आप आईबीपीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो ये पेपर आपको बहुत ईजी लगने वाला है, बहुत ईजी लगेगा आपको, ठीक है। लेवल भी मैंने आपको बताया, जो असिस्टेंट लेवल एग्जाम होते हैं जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी जनरल नॉलेज की बात करें तो इसमें भी इन्होंने काफी लिमिटेड कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है और करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये 3 चीज आपको जनरल अवेयरनेस से पढ़ना है। सिंप्लीफाई कर दिया मैंने, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, इकोनॉमी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए पिछले 3-4 महीनों का, बस यही आपको करना है। ये आपका सेक्शन जो 1 है, आई मीन जो यूनिट 1, 2, 3, 4 है, ये आपका इससे प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका सब्जेक्ट नॉलेज का पेपर है, उसमें एग्रीकल्चर, मार्केटिंग, फार्म पावर एंड मशीनरी, मतलब कि आपका इंजीनियरिंग वाला जो होता है पार्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट और मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, फील्ड क्रॉप्स, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग। कुछ है ही नहीं सिलेबस में। अगर आप देखो एएफओ के सिलेबस से कंपेयर करो तो उसका सिर्फ 40% होगा, ये सिर्फ 40% है। इन्होंने कोर एग्रीकल्चर तक सब कुछ जो है, कोर एग्रीकल्चर तक उसको रख दिया है, उससे ज्यादा डायमेंशन अपना बढ़ाया नहीं है। सिर्फ कोर एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो ज्यादा फोकस रहेगा यहाँ पर वो एग्रोनॉमी पर है इनका, ठीक है। एग्रोनॉमी पे है, माइक्रोबायोलॉजी पे है, पैथोलॉजी पे है। ये जो आप सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी अलग अलग देख रहे हो ना, इसका मतलब सिंपली होता है माइक्रोबायोलॉजी और पैथोलॉजी, ठीक है। इंटोमोलॉजी पे इनका फोकस है, इंटोमोलॉजी पर है, थोड़ा सा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग पर भी फोकस है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग पर भी फोकस है, ठीक है। बाकी आपका जो है फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन, वीड मैनेजमेंट, ये सब जो एग्रोनॉमी वाला ही पार्ट होता है, ये सब चीजें इनसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन होंगे पेपर। इसमें भी एग्रीकल्चर में भी ऐसा कुछ लेंदी नहीं होता है, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। एएफओ की तैयारी कर रहे हैं तो इजीली आप इसको क्लियर कर सकते हैं अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है तो। सीरियस स्टूडेंट कहने का मतलब अगर आप भीड़ का हिस्सा नहीं है तो। बाकी एक टॉपिक इन्होंने एक्स्ट्रा कराया हुआ है, दिया हुआ है इसमें, कॉटन का प्रोक्योरमेंट, कॉटन की एरिया, प्रोडक्शन, यील्ड, कॉटन का सिनेरियो, कौन से स्टेट में कौन सा वेराइटी है, क्या यील्ड होता है, आपका प्रोडक्शन का क्या अभी स्टेटस है इंडिया में, कहाँ कितना प्रोडक्शन होता है, कॉटन का एरिया किस स्टेट में कितना ज्यादा है, ये सब चीजें जो है इन सब पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कॉटन के प्रोक्योरमेंट वगैरह को पढ़ना पड़ेगा। ये चीजें जो है यूट्यूब पे भी करा दिया जाएगा आपको, इसके लिए इन सब घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग बेसिकली क्या है ना, आप अगर देखेंगे सीसीआई जो कॉटन जो कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनका फंक्शन आप देखेंगे तो इनका फंक्शन क्या है, रॉ कॉटन जो है, कपास जो है, इसको ये फार्मर से खरीदते हैं, इसका इंपोर्ट, इसका जो है प्रोक्योरमेंट करना, इंपोर्ट करना, स्टोरेज करना, मार्केटिंग करना, यही कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मेन फोकस है। तो आप तैयार रहिए कि कॉटन से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, वो चाहे किसी में भी हो, वो कॉटन घुसा देंगे, किसी भी सब्जेक्ट में हो, किसी भी टॉपिक में हो, ठीक है। बाकी कैसे एप्लीकेशन सबमिट करना है, ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इन वेबसाइट सबमिशन हो रहा है, कहीं रिडायरेक्शन नहीं हो रहा है, वहीं वेबसाइट पे ही आपका सबमिशन हो जाएगा। पे स्केल की अगर बात करें जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव से, तो ये हमारे एक टेलीफोन कॉल के बेसिस पर है। बाकी इसके लिए हमने आरटीआई भी डाल दिया है एक, हमारे पास अगर रिटन इन्फॉर्मेशन जितनी जल्दी आएगा हम अलग से भी इसका वीडियो शेयर कर देंगे। लेवल 4 पोस्ट होता है, 2400 ग्रेड पे, 7 सीपी, लगभग आप ये मानकर चलो, अगर मैं आम भाषा में बात करूं तो 40 से 45 हजार के आसपास में आपकी सैलरी बिल्कुल मिलेगी इस पोस्ट पे। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो ये
सोर्सिंग, प्रोक्यूरमेंट, इंपोर्ट और स्टोरेज में अपने सीनियर्स को असिस्ट करना, जो भी मार्केट यार्ड्स हैं उनके उसको विजिट करना, वहां पर प्रोक्यूरमेंट में असिस्ट करना, रिकॉर्ड कीपिंग, मेंटेनेंस वगैरह का काम आपको सौंपा जा सकता है। पोस्टिंग लोकेशन, यहाँ पर जो भी स्टेट्स दिए हैं इनमें से किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। जनरली प्रेफरेबली आपके स्टेट के, अपने स्टेट के आसपास के स्टेट में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखा जाएगा कि आपका जो यहाँ पर मेन जो आपके क्या बोलेंगे उसको, जो मेन जिनसे आपका जो आपके फंक्शनरी हैं, जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं, वो फार्मर्स हैं, कल्टीवेटर्स हैं, ठीक है, कॉटन ग्रोवर्स हैं। तो कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे, लैंग्वेज इशू ना, इन सब चीजों का ध्यान थोड़ा सा रखा जाता है। बाकी आपकी जो पोस्टिंग वगैरह है ये आपके होम स्टेट या उसके आसपास के स्टेट में प्रेफरेबली कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है, पर इन्हीं स्टेट्स में होंगे, इन स्टेट के अलावा और किसी स्टेट में आपकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। अब है कि आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, तो देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो वैकेंसीज देख लीजिए। वैकेंसी ऐसा नहीं कि 10, 20, 50 है, 80 के आसपास वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में। एक इंस्टीट्यूट के लिए, एक सिंगल इंस्टीट्यूट के लिए इतनी वैकेंसी आप ठीक ठाक मान सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आप ढंग से तैयारी करें, सीरियस हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर करना मुश्किल भी नहीं है, पर हाँ अपना सीरियसनेस लेवल देख लीजिए, अपनी तैयारी देख लीजिए। 2 महीने में मैं कितना पढ़ सकता हूँ, 2 मंथ्स में मैं कितना प्रिपेयर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, कर भी सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। ये सब चीजें थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से ये सब चीजें क्लियर हो जाता है। बाकी इसके बाद सिलेबस की बात करें तो एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आप देखेंगे कि लगभग एएफओ से सिमिलर है, और नॉन एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है ये चीजें एएफओ एग्जाम से काफी इजी लेवल पे है, ठीक है, काफी इजी लेवल पे रहेगा। दूसरी बात कि अगर इस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हैं तो आप मन में है कि 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद मेरा एग्जाम है, होता क्या है ना कि अगर हमारे सर पर जब तक कोई मारता नहीं है ना तब तक हम पढ़ने बैठते नहीं है। तो जब एक एग्जाम का फॉर्म आप फिल कर देते हैं ना तो हमारे ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, एक टेंशन आ जाता है कि इस एग्जाम की तैयारी करनी है। तो जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो कई बार ऐसा होगा कि 2 महीने में आपका एग्जाम है, ठीक है। अब आपके दिमाग में है कि 2 महीने में एग्जाम है तो मुझे ये सारा सिलेबस कवर करना है, तो आप रीजनिंग पे हो, मैथ्स पे हो, इंग्लिश पे हो या एग्रीकल्चर पे हो, लगभग 40-50% एग्रीकल्चर जो है ये आपका जो एएफओ का सिलेबस है उसका 40-50% आपसे इस एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस चीज को आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर कर लेंगे तो एएफओ से पहले एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ये भी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये है कि फीस एग्जाम का काफी हाई है, 1500 रुपीज है, तो ये भी देख लेना है कि ये हमारे लिए अफोर्डेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। इसको देखकर थोड़ा सा सोचना है, अगर 1500 कोई इशू नहीं है तो एग्जाम भर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आपके सर पे एग्जाम रहेगा तो तैयारी बहुत अच्छी होगी। ये एग्जाम निकल गया बहुत अच्छी बात है, गलती से छूट गया तो आगे के एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन रहेगी। बाकी एग्जाम सेंटर्स भी लिमिटेड है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, हर सिटी में नहीं, तो ये भी थोड़ा सा वो रह सकता है। तो इसमें सब आप देख लीजिए कि इनमें से कौन सा क्राइटेरिया आपके लिए फिट बैठता है, आपको कौन सा चीज चाहिए। क्या आप फीस को देखकर लग रहा है कि नहीं छोड़ देते हैं, या एग्जाम सेंटर दूर है तो जाने में ज्यादा खर्चा हो जाएगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजें दिमाग में आता है तो आप इस वैकेंसी को इग्नोर मार सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं मैं एएफओ की तैयारी कर ही रहा हूँ, उससे इजी लेवल पे एग्जाम है तो एएफओ की तैयारी जम के करता हूँ, बाकी एग्जाम आराम से क्लियर हो ही जाएगा। अगर जो भी हो, मैं अभी फिलहाल रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, तो एक और है कि अपॉर्चुनिटी है कि रिवीजन मेरा एएफओ से पहले बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स का हो जाएगा, एग्रीकल्चर का हो जाएगा। ये सब चीजें भारी पड़ रहा है तो आप इस एग्जाम को जरूर दीजिए। फाइनल कमेंट मेरे तरफ से, अगर मनी इशू नहीं है तो ये एग्जाम आप छोड़िए मत, जरूर दे दीजिए। ये मनी इशू नहीं है तो आप एग्जाम छोड़िए नहीं, दीजिए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। मेहनत करना है, मेहनत करने से तो पीछे हटना नहीं है। बाकी कई सारी चीजें फ्री में यूट्यूब पे भी हम लोग अवेलेबल करवाएंगे आपके लिए, निश्चिंत रहे, और जल्दी स्टार्ट होगा। मिलते हैं फिर आप लोगों से।